मेरे मालिक जिस केबिन में बैठे थे उसके पीछे खड़ी गाड़ी को मैं साफ कर रहा था कि अचानक मेरी नजर उन पर पड़ी। वो सर झुकाए बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि इतने बड़े और अमीर आदमी को रोते हुए देखना मेरे लिए अजीब सी बात थी। उनके हाथ में उस वक्त कुछ था जिसे वो अपने सीने से लगाकर पकड़े हुए थे। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने उन्हें इस कदर रुला दिया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा और उनके हाथ में मौजूद चीज को देखा तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो, क्योंकि उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी और उस तस्वीर में जो बच्चा मौजूद था वो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देता था। मैं सिर्फ 13 साल का था, लेकिन मेरी जिंदगी की जिम्मेदारियां किसी बड़े इंसान से कम नहीं थी। मेरे वालिद कई सालों से बिस्तर पर पड़े थे। वो न चल सकते थे न बोल सकते थे, सिर्फ उनकी आंखें हिलती थीं और वो उन्हीं आंखों के जरिए मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। मेरी माँ इस दुनिया से कब की चली गई मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो उनका चेहरा तक याद नहीं था। बस इतना जानता था कि मेरे अब्बू ने ही मुझे पाला था। वो मुझे गांव से शहर तक अपनी मेहनत के सहारे लाए थे। वो दिन रात मजदूरी करते थे, कभी ईंटें उठाते, कभी सीमेंट की बोरियां ढोते और कभी दूसरों के खेतों में पसीना बहाते। उनके जख्मी हाथ और फटी हुई एड़ियां उनकी गरीबी की दास्तान सुनाती थी। जब मैं छोटा था तो अब्बू थके हारे घर लौटते, पूरी कमीज पसीने से भीगी होती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए खाना जरूर लाते। मुझे अपने पास बिठाकर खिलाते और खुद बहुत कम खाते। तब मुझे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अब समझता हूँ कि वो अपनी भूख मार कर मेरी भूख मिटाते थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अब्बू एक तामीराती जगह पर बहुत भारी बोरी उठा रहे थे। गर्मी बहुत शदीद थी और ऊपर से मालिक उन पर मुसलसल चीख रहा था। अब्बू ने एक भारी बोरी कंधे पर रखी और चंद कदम ही चले थे कि अचानक जमीन पर गिर पड़े। लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। किसी ने पानी डाला, किसी ने कहा शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और कोई बोला फालिज का हमला हुआ है। जब मैं वहां पहुंचा तो अब्बू जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनकी आंखें खुली थी मगर जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं उनका हाथ पकड़ कर हिलाता रहा, लेकिन उनका हाथ बेजान था। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। मैं अब्बू को लेकर शहर आ गया। मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ के बड़े डॉक्टर उन्हें ठीक कर देंगे। मैं एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागता रहा। हर जगह लंबी लाइनें थी। हर डॉक्टर एक ही बात कहता कि इलाज लंबा चलेगा, फिजियोथेरापी करानी होगी। मगर मसला यह था कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। हम एक छोटे से टूटे हुए कमरे में रहते थे। दीवारों में सेलन भरी हुई थी और बारिश होती तो छर टपकने लगती थी। मैं रोज सुबह काम की तलाश में निकलता, हर दुकान, हर होटल, हर वर्कशॉप के चक्कर लगाता, लेकिन हर कोई यही कहता कि तुम बहुत छोटे हो। कोई मुझे धक्का देकर निकाल देता और कोई मेरा मजाक उड़ाता। मैं शाम को खाली हाथ वापस आता तो अब्बू की आंखें मुझे सवालिया नजरों से देखती थीं, जैसे पूछ रही हूं कि आज कुछ मिला। और मैं झूठ बोल देता कि अब्बू फिक्र ना करें, कल जरूर मुझे काम मिल जाएगा। एक दिन सख्त गर्मी में भूखा प्यासा भटकते हुए मैं एक बड़ी वर्कशॉप के सामने जा पहुंचा। वहां महंगी गाड़ियां खड़ी थी, ऐसी गाड़ियां जो मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखी थी। मैं सोच ही रहा था कि शायद यहां से भी निकाल दिया जाऊंगा कि अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो एक आदमी मेरे सामने बैठा था। उनके हाथ में पानी की बोतल थी। उन्होंने मुझे सहारा देकर बिठाया और पानी पिलाया। फिर नरमी से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम कई दिनों से यहां नजर आ रहे हो। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पहली बार किसी के सामने अपना दर्द बयान किया। मैंने कहा, मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं, मुझे काम चाहिए। वो कुछ देर तो खामोश रहे, फिर बोले, ये बहुत बड़ी वर्कशॉप है, यहाँ पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा अब ये भी इनकार कर देंगे। मैं रोते हुए बोला, मैं कुछ भी कर लूंगा, बस मुझे खाली हाथ घर न भेजें। मेरी ये बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। फिर वो बोले, ठीक है, तुम यहाँ गाड़ियों की सफाई कर लिया करो। मैं हैरान रह गया। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 25,000 रुपये महाना दूंगा। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई हो। उनका नाम बल्दियो था। मैं बार बार उनके पांव छूकर शुक्रिया अदा करने लगा। उस दिन मैं खुशी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अब्बू को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। उनकी आंखों में अचानक चमक आ गई। वो बोल नहीं सकते थे मगर उनकी खुशी साफ नजर आ रही थी। अगले दिन मैं वक्त से पहले वर्कशॉप पहुंच गया, लेकिन वहां काम करने वाले लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे।
किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, किसी ने मुझे धक्का दिया, मगर बल्दियों साहब ने सबको डांट दिया और कहा कि कोई भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। उस दिन के बाद मैं खामोशी से अपना काम करता रहा, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम मेरे अब्बू थे। पूरा महीना मैंने दिल लगाकर मेहनत की। फिर तनख्वाह का दिन आया। बल्दियों साहब ने मुझे पैसे दिए तो मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे लिए वो सिर्फ नोट नहीं थे, बल्कि मेरे अब्बू की दवाइयां और हमारी भूख का इलाज थे। फिर उन्होंने 5,000 रुपये मजीद दिए और कहा कि अपने अब्बू के लिए फल ले जाना। मैं बाजार गया और बहुत सोच कर केले, सेब और चीकू खरीदे। रास्ते भर मैं खुश था, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरे कदम रुक गए। दरवाजा आधा खुला था और अंदर अजीब सा सन्नाटा था। मेरे हाथ से फलों का थैला गिर गया। अब्बू बिस्तर पर खामोश लेटे थे। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़ा तो वो ठंडा हो चुका था। मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं जोर जोर से रोने लगा, अब्बू उठ जाएं, देखें मैं आपके लिए फल लाया हूं। लेकिन वो जा चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी चीखें सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो गए। किसी ने मुझे पकड़कर बिठाया और किसी ने कहा कि अल्लाह ने उन्हें तकलीफ से निजात दे दी। उस दिन जो पैसे मैं दवाइयों के लिए लाया था, वही अब्बू के जनाजे और आखिरी रसूमात में लग गए। मुझे लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। 2 दिन तक मैं कमरे में बंद बैठा रोता रहा। हर चीज में मुझे अब्बू नजर आते थे। वो खाली बिस्तर, वो पानी का गिलास, वो दवाइयां, सब कुछ मुझे अंदर से तोड़ रहा था। फिर तीसरे दिन मैं दोबारा काम पर गया, क्योंकि अब मेरे पास रोने के अलावा भी एक वजह थी। मुझे जिंदा रहना था अपने अब्बू के ख्वाबों के लिए। मैं कभी अब्बू के तकियों के सीने से लगा लेता तो कभी उनके बिस्तर पर बैठ जाता। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो वाकई मुझे छोड़कर जा चुके हैं। फिर तीसरे दिन मैंने खुद को संभाला, मुंह धोया और खामोशी से काम पर चला गया। वर्कशॉप पहले की तरह चल रही थी। लोग हंस रहे थे, गाड़ी अंदर बाहर आ जा रही थी, जैसे इस दुनिया को मेरे गम से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मैं सर झुकाए अंदर गया तो बल्दियों साहब ने मुझे देखा और हंसते हुए बोले, अर्जुन क्या बात है बेटा, तनख्वाह लेकर घूमने फिरने निकल गए थे क्या? 3-4 दिन बाद आए हो। उन्होंने ये बात मजाक में कही थी, क्योंकि उन्हें हकीकत का कुछ पता ही नहीं था। मैंने फौरन नजरें झुका ली। ऐसा लगा जैसे गले में कुछ अटक गया हो। फिर ऐसा से बोला, नहीं मालिक, बस थोड़ा सा काम था। वो बोले, चलो ठीक है, आप अपना काम करो। मैं खामोशी से कपड़ा उठाकर गाड़ी साफ करने लगा। मैं भला उन्हें क्या पता था, अगर एक लफ्ज भी बोलता तो शायद वहीं रोना शुरू कर देता, क्योंकि अब्बू का जिक्र आते ही मेरा दिल टूट जाता था। इसलिए मैं खामोश रहा और अपने काम में लगा रहा। और अब जब मैं घर वापस आता तो वहां कोई नहीं होता था। पहले जब दरवाजा खोलता था तो अब्बू की खांसी की आवाज सुनाई देती थी। कभी उनकी आंखें मेरी तरफ उठती थीं, कभी वो मुझे देखकर हल्की आवाजें निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी थी, और वो खामोशी मेरे दिल को डरा देती थी। दोपहर का खाना तो मैं वर्कशॉप में खा लेता था, लेकिन रात को घर में आकर जमीन पर बैठ जाता। कभी पंखे को घूरता रहता, कभी दीवारों को देखता रहता और फिर थक कर सो जाता। कई बार अब्बू के बिस्तर पर जाकर लेट जाता। कभी नींद में ऐसा महसूस होता जैसे वो अभी भी मेरे करीब मौजूद हैं। घर में उनकी ज्यादा चीजें नहीं थी, बस चंद पुराने कपड़े, एक टूटा हुआ बक्सा, कुछ दवाइयां और उनकी जवानी की चंद निशानियों वाली चीजें। मैं अक्सर उन चीजों को निकालकर देर तक बैठा रहता। कभी उनकी पुरानी चप्पलों को देखता तो कभी उनके पुराने कोट को हाथ में ले लेता। मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठता था। मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी का मकसद आखिर क्या रह गया है। मैं जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ अपने अब्बू के लिए ही तो कर रहा था। मैंने सोचा था कि मेहनत करूंगा, पैसे जमा करूंगा, फिर उनकी फिजियोथेरापी करवाऊंगा। डॉक्टर ने कहा था कि अभी भी उम्मीद बाकी है, शायद एक दिन वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मगर ऐसा कुछ ना हो सका। वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए इस दुनिया में। एक रात मैं उनके पुराने कोट को सीने से लगाकर रो रहा था। कमरे में बल्ब की मध्यम रोशनी थी, बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और मैं अपने गम में डूबा हुआ था। अचानक मुझे कोट के किनारे पर कुछ सख्त सा महसूस हुआ। मैंने हाथ से टटोला, पहले जेब देखी मगर वो खाली थी। फिर गौर किया तो मालूम हुआ कि जेब का कपड़ा अंदर से फटा हुआ है और वो चीज कपड़े की तह में चली गई है। मैंने फौरन कैंची उठाई और बहुत एहतियात से कपड़ा काटा, क्योंकि मैं उस कोट को खराब नहीं करना चाहता था। अब अब्बू की हर चीज मेरे लिए उनकी आखिरी निशानी थी। काफी देर बाद मैं वो चीज निकालने में कामयाब हो गया। वो एक पुरानी तस्वीर थी, इतनी पुरानी कि उसके रंग भी मांद पड़ चुके थे। तस्वीर में एक बच्चा था और उसके कंधे पर किसी दूसरे बच्चे का हाथ रखा हुआ था।
मगर दूसरा बच्चा मुकम्मल नजर नहीं आ रहा था क्योंकि तस्वीर दरमियान से आधी फटी हुई थी। मैं काफी देर तक उसे गौर से देखता रहा। फिर अचानक एहसास हुआ कि ये मेरे अब्बू नहीं थे। मैं चौंक गया। तस्वीर को बल्ब के करीब ले जाकर दोबारा देखा मगर यकीन हो गया कि वो मेरे अब्बू नहीं थे। मैं सोचने लगा शायद ये उनके किसी दोस्त की तस्वीर हो, क्योंकि बाज दोस्त भाइयों से भी बढ़कर होते हैं। शायद इसलिए अब्बू ने यह तस्वीर इतने सालों तक संभाल कर रखी थी। मुझे लगा इस तस्वीर में उनकी जिंदगी का कोई राज छुपा हुआ है। उस वक्त मेरे पास सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। मैंने तस्वीर बहुत एहतियात से अपने पर्स में रख ली, क्योंकि अब वो भी मेरे लिए अब्बू की आखिरी निशानी बन चुकी थी। उस रात मैं देर तक जागता रहा, छत को देखता रहा, घूरता रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांसें नहीं चाहिए, उसे एक उम्मीद, एक मकसद भी चाहिए होता है। काम करते करते मुझे वर्कशॉप के लोगों के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। कौन कैसा है, कौन किससे जलता है, कौन सामने अच्छा बनता है मगर पीठ पीछे बुराइयां करता है। इसी दौरान मुझे यह भी मालूम हुआ कि बल्दियो साहब की इस दुनिया में अपनी बीवी के अलावा कोई औलाद नहीं थी। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। शायद इसलिए वो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। शायद इसलिए मेरी छोटी छोटी बातों का वो ख्याल रखते थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में दो तरह के लोग देखे थे। एक वो जिन्हें औलाद की कमी महसूस नहीं होती, और दूसरे वो जिनके दिल में बच्चों की ख्वाहिश बहुत गहरी होती है। वो बच्चों को देखकर रुक जाते हैं, उनकी आवाज सुनकर वो मुस्कुरा देते हैं, मगर उनकी आंखों में खालीपन हमेशा रहता है। मुझे लगता था बल्दियो साहब भी ऐसे ही इंसान थे। जब वो मुझे देखते तो उनके चेहरे पर अजीब सी नरमी आ जाती। कभी मेरे सर पर हाथ रख देते, कभी पूछते खाना खाया या नहीं, कभी कहते धूप में ज्यादा मत घूमा करो बेटा। पहले मुझे लगता था कि वो बस अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब महसूस होने लगा था कि शायद वो मुझे अपने औलाद की तरह देखते हैं। दूसरी तरफ मैं अपनी जिंदगी को देखता। मैं गरीब मजदूर का बेटा था। मेरे अब्बू के पास न बड़ा घर था, न गाड़ी, न दौलत, न बड़ा नाम। उनके पास सिर्फ मैं था, और वो मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहते थे। मैं सोचता अगर मेरे अब्बू भी बल्दियो साहब जैसे अमीर होते तो शायद मेरी जिंदगी मुख्तलिफ होती। मैं भी किसी बड़े स्कूल में पढ़ता, अच्छे कपड़े पहनता, भूख और जिल्लत ना सहनी पड़ती। मगर फिर ख्याल आता कि बल्दियो साहब के पास सब कुछ था। बड़ी वर्कशॉप थी, करोड़ों की गाड़ियां, दौलत, इज्जत, मगर औलाद नहीं थी। और मेरे अब्बू के पास कुछ भी नहीं था, बस मैं था। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसकी जिंदगी में कोई अपना ना हो तो दिल में एक खाली जगह हमेशा रह जाती है। एक दिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी। हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और वर्कशॉप में सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था, कोई कंप्यूटर पर हिसाब किताब कर रहा था, और मैं गाड़ियों की सफाई कर रहा था। अचानक मेरी नज़र शीशे वाले कमरे पर पड़ी। बल्दियो साहब फिर अकेले बैठे थे। उनकी नजरें झुकी हुई थीं, चेहरा खामोश था और हाथ में कोई छोटी सी चीज थी। मैं दूर से ही समझ गया कि वो फिर रो रहे हैं। उनकी आदत थी कि जब भी अकेले होते तो उस चीज को हाथ में लेकर देर तक देखते रहते, और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उस दिन उनके पीछे एक बड़ी काली गाड़ी खड़ी थी। मैं उस गाड़ी की सफाई करने लगा ताकि काम भी करता रहूं और उनके करीब भी रह सकूं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें शीशे पर गिरने लगी। वर्कशॉप की छत पर पानी टपकने की आवाज आ रही थी। मैं शीशा साफ करते करते रुक गया, क्योंकि मेरी नजर उनकी हथेली पर पड़ी। वो तस्वीर बिल्कुल वैसी थी जैसी मुझे अब्बू के पुराने कोट से मिली थी। मेरे हाथ से कपड़ा नीचे गिर गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास तस्वीर का दूसरा हिस्सा था और उसमें मौजूद बच्चा बिल्कुल मेरे अब्बू जैसा लग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरे कानों में शोर सा गूंजने लगा। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। फिर न जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे मैं करीब पहुंचा, उन्होंने फौरन आंसू पोंछे और तस्वीर मुट्ठी में छुपा ली। फिर थोड़ा सख्त लहजे में बोले, तुम्हें इजाजत लेकर आना चाहिए था। मैं घबरा गया और फौरन बोला, माफ कर दीजिए सर, मगर एक बहुत जरूरी बात है। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है बेटा? मैंने कांपती आवाज में कहा, पहले आप ये बताएं कि तस्वीर में कौन है और आप उन्हें देखकर रोते क्यों हैं? ये सुनते ही उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, ये बात मैंने कभी किसी से नहीं कही, मगर न जाने क्यों तुम्हें बताने का दिल कर रहा है।
میں خاموشی سے سنتا رہا. انہوں نے تصویر کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا, یہ میرے لیے میری پوری دنیا تھا. ہم دونوں بھائی تھے, بچپن میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے, ساتھ کھاتے, ساتھ سوتے, ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. ان کی باتیں سنتے ہوئے میرا دل کانپنے لگا. پھر وہ بولے, ہمارے خاندان کے پاس بہت دولت تھی, مگر میرے تایا کو یہ سب برداشت نہیں تھا. جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے تو سب کچھ بدل گیا. گھر پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ ہوا. ہر طرف شور, چیخیں اور خوف تھا. میری ماں پہلے ہی انتقال کر چکی تھی. ہم دونوں بہت چھوٹے تھے. پھر کسی نے ہمیں ایک پرانے بھٹے کے تندور والے کمرے میں بند کر دیا تاکہ ہم آگ اور دھوئیں میں مر جائیں. اندر ایک چھوٹا سا روشن دان تھا. میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کی کوشش کی. تب میں نے جیب سے ایک تصویر نکالی اور اس سے کہا کہ اگر ہم کبھی جدا ہو گئے تو اسی تصویر سے ایک دوسرے کو پہچانیں گے. پھر میں نے جلدی سے تصویر کو آدھا پھاڑ دیا. ایک حصہ اس کے پاس رہا اور ایک میرے پاس. میں نے اسے روشن دان سے باہر دھکیل دیا. باہر شدید بارش تھی. پھر اس کے بعد وہ کبھی نہیں ملا. یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں. میں کانپ گیا کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرے ابو کی بات کر رہے ہیں. میں نے دھیرے سے کہا, تو یہ آپ کے بھائی تھے؟ وہ تصویر کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے, ہاں, میرا چھوٹا بھائی. پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا, تم کچھ کہنا چاہتے تھے نا؟ کیا تمہیں میرے بھائی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میری سانسیں تیز ہو گئیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, مگر میں خاموش رہا. بھلا میں انہیں کیسے بتاتا کہ جس بھائی کو وہ برسوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ تو چند دن پہلے مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا. میرا دل چاہ کے فوراً سچ بتا دوں, کہوں کہ آپ کے بھائی نے پوری زندگی تکلیف میں گزاری. وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے اور میں ان کا بیٹا ہوں, یعنی آپ میرے تایا ہیں. مگر نہ جانے کیوں میری زبان بند ہو گئی. شاید میں ڈر گیا تھا, شاید مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے جلدی سے آنسو پونچھے اور وہاں سے باہر نکل آیا. بارش اب بھی ہو رہی تھی. میں سڑک پر چلتا جا رہا تھا. کپڑے بھیگ رہے تھے لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا. میرے دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ بلدیو صاحب میرے تایا ہیں اور وہ آج بھی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اگلی صبح میں ابھی پانی پی رہا تھا کہ باہر گاڑیوں کی آوازیں آنے لگیں. پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی مگر آوازیں بڑھتی گئیں. میں حیران ہو کر دروازے کی طرف بڑھا. جیسے ہی دروازہ کھولا میری سانس رک گئی. میرے گھر کے سامنے ایک دو نہیں بلکہ 15 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں. پوری گلی ان گاڑیوں سے بھر گئی تھی. محلے والے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے. بچے حیرت سے گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے. پھر سامنے کھڑی کالی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے بلدیو صاحب باہر نکلے. ان کے چہرے پر عجیب سا سکون بھی تھا اور بے چینی بھی. وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگے اور اسی وقت گاڑیوں کے پاس کھڑے لوگ اچانک حرکت میں آ گئے. اچانک ان لوگوں نے میرے اوپر پھولوں کی بارش شروع کر دی. گلاب کی پتیاں ہوا میں بکھرنے لگیں اور پورا راستہ پھولوں سے بھر گیا. میں حیرت سے وہیں کھڑا رہ گیا. مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں اور ابھی آنکھ کھلے گی تو سب ختم ہو جائے گا. مگر یہ خواب نہیں تھا. پھول واقعی مجھ پر برس رہے تھے اور بلدیو صاحب سچ میں میری طرف آ رہے تھے. میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا. محلے والے بھی جمع ہو گئے تھے. ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ کون ہیں. بلدیو صاحب میرے بالکل قریب آ کر رکے. انہوں نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں بولے, یہ میرا بھتیجا ہے. ان کی آواز کانپ رہی تھی. پھر وہ دوبارہ بولے, سنو تم سب, آج میں اپنے بھتیجے کو پوری عزت کے ساتھ لینے آیا ہوں. محلے والے حیران رہ گئے. لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کیونکہ شہر میں بلدیو صاحب کو بہت لوگ جانتے تھے. وہ بڑے اور عزت دار آدمیوں میں شمار ہوتے تھے اور آج وہ اتنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ میرے گھر آئے تھے. میں خود حیرت میں ڈوبا ہوا تھا اور میرے دماغ میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ آخر انہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا جبکہ میں نے تو انہیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے جیب سے وہی تصویر نکالی جو مجھے ابو کے پرانے کوٹ سے ملی تھی. تصویر دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ شاید کل جب میں ان کے کمرے سے نکلا تھا تو وہ تصویر میری جیب سے گر گئی ہوگی اور اسے دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ ایسی تصویر اور کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی تھی. میری آنکھیں بھر آئیں. پھر انہوں نے آہستہ سے پوچھا, میرا بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ اندر ہے؟ یہ سنتے ہی میری روح کانپ گئی. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں چند لمحے انہیں دیکھتا رہا. پھر زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا.
बल्दियों साहब उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। वो उम्मीद आज की नहीं बल्कि बरसों पुरानी थी। उन्होंने शायद कभी अपने भाई की वापसी की उम्मीद छोड़ी ही नहीं थी, और आज उनके सामने मैं खड़ा था, उनके भाई का बेटा। मगर मेरे पास उनके लिए वो खबर थी जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और धीरे से कहा, आप पहले अंदर आ जाएं। वो खामोशी से मेरे साथ घर के अंदर आ गए। उनके आदमी बाहर ही रुक गए। कोई गाड़ियों के पास खड़ा था और कोई मोहल्ले वालों को पीछे हटा रहा था। मैं उन्हें अपने छोटे से घर में ले आया। घर पहले की तरह खामोश था। पुराना पंखा आवाज के साथ चल रहा था। दीवारों पर सैलन थी और एक कोने में अब्बू का बिस्तर पड़ा था। जैसे बल्दियों साहब की नज़र उस बिस्तर पर पड़ी तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो खामोशी से पूरे कमरे को देखने लगे, जैसे बरसों पुरानी यादों को महसूस कर रहे हों। मैं जल्दी से बाहर वाले होटल से चाय लेकर आया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कप उनके सामने रखा और खुद उनके सामने बैठ गया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बाहर गाड़ियों के इंजनों की हल्की आवाज़ें आ रही थी और अंदर हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। हमारे दरमियान एक ऐसा राज मौजूद था जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने बताया कि अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी जिंदगी कैसे गुजरी, माँ कैसे चली गई, फिर अब्बू को फालिज कैसे हुआ और वो बरसों बिस्तर पर कैसे पड़े रहे। मैंने उन्हें बताया कि मैं किस तरह काम ढूंढता रहा, हर जगह से धक्के खाता रहा और फिर एक दिन उनकी वर्कशॉप के सामने बेहोश हो गया था, जहां उन्होंने मुझे सहारा दिया। जैसे जैसे मैं सब कुछ बताता जा रहा था, उनके चेहरे पर दर्द उतरता जा रहा था। उनके हाथ कांपने लगे और आंखें सुर्ख हो गईं। फिर अचानक वो फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आवाज़ टूट रही थी। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, काश तुम मुझे पहले बता देते, कम से कम मैं एक बार अपने भाई से मिल तो लेता। मैं खामोश बैठा उन्हें देखता रहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। फिर मैंने धीरे से कहा, मुझे खुद भी कल ही पता चला। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द भी था और सुकून भी। वो बोले, यही तो किस्मत है बेटा, मगर कम से कम किस्मत ने मुझे तुमसे तो मिला दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, अब मेरे साथ चलो, वहां भी कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर अचानक खड़े होकर बोले, आज से तुम सिर्फ मेरे भतीजे नहीं, मेरे बेटे हो। ये कहकर उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं जैसे साकित हो गया था। एक तरफ अब्बू की याद थी और दूसरी तरफ ये नया रिश्ता। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी ऐसा ऐसा मोहल्ले से निकलने लगी। मैं खिड़की से अपने उस घर को देख रहा था जहां अब्बू ने आखिरी सांस ली थी। अब वो घर पीछे रह रहा था। शहर की रोशनियां सामने बढ़ती जा रही थी, मगर मेरे अंदर खामोशी थी। बल्दियों साहब बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में नरमी थी और चेहरे पर ऐसा फैसला जैसे वो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाले हों। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। बड़ा सा लोहे का गेट रिमोट से खुला। अंदर दाखिल होते ही एक खूबसूरत बाग था जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, नरम घास, चलता हुआ फव्वारा और हर तरफ रोशनी थी। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था। मुझे लग रहा था जैसे किसी फिल्म का मंजर हो। गाड़ी रुकी तो पहले बल्दियों साहब उतरे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उनकी आंखों में नमी और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। यह बल्दियों साहब की बीवी थी। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, आज से तुम हमारे बेटे हो। मैं एक लम्हे के लिए साकित रह गया। फिर वो बल्दियों साहब की तरफ देखकर बोली, शायद खुदा ने हमें औलाद इसलिए नहीं दी थी क्योंकि एक दिन उसे हमें इस बच्चे से मिलवाना था। उनकी आवाज में सुकून था, कोई शिकवा नहीं था। मैं खामोश खड़ा था। मेरे दिल में खुशी भी थी और दर्द भी। अब्बू की यादें अब भी मेरे दिल में जिंदा थी, मगर उस घर में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। मुझे एक अलग कमरा दिया गया, नया बिस्तर, साफ सुथरा माहौल और एक छोटी सी बालकोनी जहां से बाग साफ दिखाई देता था। मैं काफी देर तक उस कमरे में खड़ा सोचता रहा कि आखिर ये सब हकीकत है या ख्वाब। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। मैं अब भी वर्कशॉप जाता था, मगर अब एक मुलाजिम की तरह नहीं, बल्कि मालिक के बेटे की हैसियत से। जहाँ कभी मुझे धक्के मिलते थे, वहीं अब लोग अदब से झुक कर बात करते थे। सब मुझे छोटे मालिक कहकर पुकारते थे, मगर मेरे अंदर कोई गुरूर नहीं आया था। मैं वैसा ही था जैसे पहले था, खामोश, संजीदा और अंदर से टूटा हुआ। मेरे अब्बू की तरबियत अब भी मेरे अंदर जिंदा थी। उन्होंने मुझे कभी किसी के साथ बुरा सलूक करना नहीं सिखाया था। जिंदगी ने भी यही सिखाया था कि गुरूर आखिरकार इंसान को गिरा देता है। अब मेरे पास सब कुछ था, घर, इज्जत, दौलत और अपनायत।
मगर मेरे दिल में अब्बू की हर बात जिंदा थी। वक्त गुजरता गया और मेरी जिंदगी बदलती गई। मैंने कभी तालीम के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि बचपन से ही दौड़ धूप और जिम्मेदारियों में लगा रहा। मगर उस नए घर में सब कुछ बदल गया। बल्दियो साहब और बड़ी माँ ने मेरे लिए घर पर उस्ताद का इंतजाम किया। शुरू में मुझे कोई समझ नहीं आता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ने लगा। जैसे जैसे तालीम हासिल की, मेरे अंदर एतमाद बढ़ता गया। मैं अब जवान हो रहा था। मैं बल्दियो साहब को बाबूजी और उनकी बीवी को बड़ी माँ कहने लगा था। घर में अब खालीपन नहीं रहा था, बल्कि एक मुकम्मल खानदान जैसा माहौल था। मैं उनकी हर छोटी बात का ख्याल रखता था। बड़ी माँ अक्सर कहती, तुमने हमारी जिंदगी मुकम्मल कर दी। मगर मेरे दिल में हमेशा एक दर्द बाकी रहा कि काश ये सब उस वक्त होता जब मेरे अब्बू जिंदा थे। शायद तब मैं उनका इलाज करवा लेता, शायद वो आज मेरे साथ होते। वक्त के साथ बाबूजी की उम्र बढ़ने लगी तो मैंने वर्कशॉप की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अब वो कम ही वहाँ आते थे। जब भी मुझे काम करते देखते तो उनकी आंखों में सुकून आ जाता। एक दिन बाबूजी मेरे पास बैठे थे, वो फाइलें देख रहे थे। फिर अचानक बोले, जिस शख्स ने हमारी जायदाद के लिए हमें भाइयों से जुदा किया था, आज उसके पास कुछ नहीं बचा। अल्लाह देर करता है मगर इंसाफ जरूर करता है। यह सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला कि आखिरकार इंसाफ हुआ, चाहे देर से ही सही। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमोल स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।